आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान के वफाकी बजट के ऊपर कि कैसे पाकिस्तान का वफाकी बजट तैयार किया जाता है और इसको हतमी शक्ल दी जाती है, फिर इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। और उसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे फिस्कल ईयर के ऊपर भी हम बात करेंगे और ज़रा बजट को फ्रॉम अ वेरी सिंपल लेवल समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें, जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक बेसिकली प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमारे सब्जेक्ट टीचर ने मुझे और मेरे एक फ्रेंड को असाइन किया था कि ये प्रेजेंटेशन आपने बनानी है। तो उसके अंदर मेरा जो काम था वो बेसिकली इस बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह भी इकट्ठी करना और अपने उस फ्रेंड को असिस्ट करना था। तो इस वाले से जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। ये भी एक प्रेजेंटेशन ही है। बेसिकली अगर हम कह लें तो पाकिस्तान स्टडीज़ की प्रेजेंटेशन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोई बहुत हाई एडवांस लेवल की तो नहीं है, सिंपल मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार की है। और इसके अंदर बहुत से वॉइस मैसेजेस भी हैं जो मैंने चीज़ों को समझने के बाद रिकॉर्ड किए थे और अपने उस फ्रेंड को भी भेजे थे, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा, बल्कि आपको सुनवाऊंगा। तो आज ज़रा मुख्तलिफ तरीके से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अभी हम पॉइंट्स की तरफ चलते हैं अपने। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स वगैरह होती हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ वीडियो के अंदर। तो अभी सुने मेरा जो पहला ऑडियो जो मैंने इस हवाले से रिकॉर्ड की थी। अब मैं आपको बताने लगा हूँ दी फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत गौर से सुनना। बजट के हवाले से पॉइंट क्या है कि जब बहुत से लोग प्री इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर, यानी कि जो इलेक्शन से पहले कैंपेन का पूरा वक्त होता है, एक टाइम स्केल होता है जिसके अंदर बहुत से लोग जो कि खा वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, किसी पार्टी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, वो अपने सपोर्टर्स को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपने हल्के के लोगों को कहते हैं कि अगर आप हमें वोट करेंगे, आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, हमें आप इलेक्ट करवाएंगे, तो हम आपके इलाके के अंदर सड़कें बना के देंगे, हम आपके इलाके के अंदर हेल्थ वगैरह बना हेल्थ की जो अस्पताल है वो बना के देंगे, हम स्कूल वगैरह बना के देंगे। तो इस तरह बहुत से मंशूर पेश किया जाता है, ठीक है, जो भी उनका मंशूर है। लेकिन टेक्निकल टर्म्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये चीज पूरी तरह दुरुस्त नहीं है, ये चीज ऐसी नहीं है। इसकी वजह ये है क्योंकि जो होते हैं ना बेसिकली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जब बाद में वो इलेक्ट होंगे, उनका काम ये होगा कि वो जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर जाकर वो इन तरक्याती मंसूबों के लिए तरक्याती फंड्स मंजूर कराएंगे, ठीक है। और उसको मंजूर कराने के लिए उन्हें लेजिस्लेशन करवानी पड़ेगी, उन्हें इसके लिए कानून साजी करानी पड़ेगी। और जब इसके लिए लेजिस्लेशन होगी तो फिर जो बजट होता है ना, उसके अंदर फिर ये तरक्याती फंड्स मंजूर किए जाते हैं, ये इशू किए जाते हैं। और फिर ये उन लोगों को इशू किए जाते हैं और वो फिर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर उनसे फिर डेवलपमेंट करवाते हैं। तो ये दिस इज द होल सिस्टम, ठीक है ना। तो ये जितने भी दावे वगैरह लोग करते हैं, हमेशा याद रखना चाहिए इसके लिए कानून साजी बहुत जरूरी है, लेजिस्लेशन। फिर उसी लेजिस्लेशन के जरिए जो एक बजट तैयार किया जाता है, उसी बजट के अंदर फिर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनके हलकों के लिए जो भी फंड्स वगैरह होंगे वो फिर इशू किए जाएंगे उस बजट के अंदर। तो ये भी बजट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जो तरक्याती फंड्स वगैरह हैं सारे इस बजट के अंदर इशू किए जाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसको समझ लेगा वो बजट के बारे में भी काफी कुछ समझ सकता है। ये जो पॉइंट हमने देखा, इसका मकसद था कि हम स्पेसिफिकली बात करें कि जो बेसिकली बजट है उसकी इस लिहाज से क्या अहमियत है कि जो तरक्याती मंसूबे हैं वो बजट के अंदर ही उनके लिए फ़ंड्स एलोकेट किए जाएंगे। हम नेक्स्ट अपनी ऑडियो की तरफ चलते हैं और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। तो अब मैं इसको प्ले करने लगा हूँ। अच्छा, बजट को ना थोड़ा सा आसान उर्दू के अंदर डिफाइन कर लेते हैं ताकि समझने वाले को बजट की समझ भी आए। इसके अंदर मुख्तलिफ रेफरेंसेस हमने ले रहे हैं बजट के टॉपिक के लिए। हम गूगल भी कह सकते हैं, गूगल से हम रेफरेंसेस ले रहे हैं, हम यूट्यूब से ले रहे हैं। जिसका कैपिटल टीवी का मैंने रेफरेंस लिया, मैंने जियो न्यूज़ का रेफरेंस लिया, ठीक है। फिर क्विक रिव्यू का भी हम रेफरेंस लेंगे। बाकी आप भी जो रेफरेंस सोर्स शेयर करोगे वो भी हम सर को बता सकते हैं, रेफरेंसेस पूछें। तो इल्म मुआशियात की रूह से अगर हम बजट की इस्तिलाह की तारीफ करें तो बजट एक मालियाती या ज़री मंसूबा नुमा दस्तावेज है। अच्छा, मालो ज़र का क्या मतलब है? वही दौलत वगैरह, ठीक है। तो इसका ताल्लुक पैसों वगैरह से है, दौलत से इसका ताल्लुक है। और ये एक आर्काइवल सा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। दस्तावेज का मतलब होता है एक आर्काइवल सा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर मालूमात दर्ज है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है। सो आर्काइवल डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी हुकूमत को उसे
एक माली साल यानी कि फिस्कल ईयर के दौरान हासिल होने वाली वसूलियों जो वो मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करती है, और एक माली साल के दौरान किए जाने वाले वो अखराजात जो वो मुख्तलिफ मदों पर करती है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आपके रिसोर्सेज हैं कि ठीक है ना, कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उससे आपके पास कितना सरमाया इकट्ठा हुआ है। मुख्तलिफ इसके अंदर रिसोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, आपने टैक्स से पैसे इकट्ठे किए हैं, आपने प्राइवेटाइजेशन से किए हैं। ठीक है, जैसे पीआईए को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप प्राइवेटाइजेशन का काम कर रहे हैं, तो उससे जो आपके पास पैसा इकट्ठा हुआ है वो भी आ सकता है। ठीक है, आपने कोई लोन लिया है तो आई गेस वो भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, उसका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद आ जाए। तो मुख्तलिफ जो भी जराए हैं जहां से आपके पास दौलत इकट्ठी हुई है, तो वो आपके रिसोर्स हैं, उसके लिहाज से एक बजट इतनी रकम तैयार होगी। फिर उसके बाद मुख्तलिफ मदों पर जो इसको आप खर्च करेंगे, तो का मतलब है तालीम की मद पर, सेहत की मद में। ठीक है, तो मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर आप कर रहे हैं, जो आप कह लोगे तरक्याती मंसूबों की मद के अंदर। ठीक है ना, तो इन सब मद के अंदर आदि तौर के ऊपर कोई ऐसे इन सब सेक्टर्स को एलोकेट किया जाएगा। दिफा के लिए अलग से बजट होगा, मतलब बजट के अंदर अलग से एक प्रोपोर्शन होगी, तालीम के लिए अलग से हिस्सा होगा, एक प्रोपोर्शनल हिस्सा दिया जाएगा तालीम को, सेहत को एक अलग हिस्सा दिया जाएगा, और भी जो चीजें हैं आईटी के सेक्टर को अलग दिया जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपके फिर आगे एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है। ठीक है, आप बजट वगैरह बता रहे हो तो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो है फिस्कल ईयर यानी कि माली साल। अब माली साल क्या होता है? बुनियादी तौर पर रेख्ता डिक्शनरी के मुताबिक जिसके तमाम होने पर किसी इदारे या महकमे के हिसाबात की तकमील की जाए। ठीक है, मालगुजारी का साल, इसे साले हिसाबी भी कहते हैं। बेसिकली आप हिसाब किताब करते हैं, के पास जो भी रेवेन्यू वगैरह आया, वो आपने खर्च किया, बजट वगैरह क्या था, तो ये होता है। ठीक है, मैं आपको अगर इंग्लिश के अंदर बता दूं ना इसकी डेफिनेशन, तो वो भी मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या डेफिनेशन है? अ फिस्कल ईयर इज यूज्ड इन गवर्नमेंट अकाउंट, जो गवर्नमेंट के जो सारे अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स आपको पता है ना, मैथमेटिकली ये चीज़ है, तो इसके अंदर ये इस्तेमाल होती है। और इसका मतलब क्या होता है कि बुनियादी तौर के ऊपर ये एक साल की ऑलमोस्ट होती है। अ फिस्कल ईयर इज अ ईयर लॉन्ग, ठीक है, जिसके अंदर इसके मतलब कितनी मुद्दत हो सकती है, पीरियड ये हो सकता है 52 से 53 हफ्तों का पीरियड, चूजन बाय अ कंपनी और गवर्नमेंट। अभी किसी कंपनी भी कोई चूज कर सकती है कि ये हमारा माली साल रहा है, इसके अंदर हमने क्या क्या किया है, कितना इकट्ठा किया है, कहाँ कहाँ खर्च किया, हमारा बजट कितना था, उसके हिसाब से हम कैसा अच्छा चले हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और गवर्नमेंट टू कोइंसाइड विद प्लानिंग, जिसके अंदर मनसूबाबंदी है, बजटिंग, ठीक है, आपने जो भी बजट बनाया था, और रेवेन्यू साइकिल्स, कि जो भी आपने रेवेन्यू मुख्तलिफ मराहिल के अंदर इकट्ठे किए थे। अ फिस्कल ईयर यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पसेज एंड फॉर प्रिपेयरिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो साल आपका कैसा रहा है। ठीक है, उसके अंदर आपकी कितनी ग्रोथ थी, ये यही जो सारी चीज़ें हैं, आई गेस जो जीडीपी वगैरह है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब अगर आपने देखना है किसी कंट्री का, तो उसके लिए जब भी आप एक साल के दौरान आगे जाओगे तो फिर आप कंट्री की ग्रोथ रेट वगैरह बता सकते हो। जो भी हमारे आजकल वजारत वाले बयान दे रहे होते हैं कि हमारी इतनी ग्रोथ रेट रही है इस साल के अंदर, तो वो जो सारा कुछ है वो हमें माली साल के अंदर पता लगेगा। माली साल के अंदर हमें क्या खसारा हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है। अभी बहुत बहुत जनरल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, शुरू के अंदर जो मैंने बताया वो एग्जैक्ट चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आई है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्योंकि बातें आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, बात से बात निकल रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसकी क्या डेफिनेशन है। सो एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द कंपनीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। कंपनी की जगह अगर आप यहाँ वर्ड को रिप्लेस कर दें विद गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट के असासे हैं या उसकी जो जिम्मेदारियाँ वगैरह हैं, ये हमें उसके बारे में एक लिस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो दैट सेक्शन इज़ कॉल्ड द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट इसका नाम होता है। तो जो बैलेंस शीट है ये इस सेक्शन को कहते हैं। अब जो असासे हैं वो क्या हो सकते हैं? वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल हो सकते हैं, वो पैसे भी हो सकते हैं, वो सिंपल कैश भी हो सकता है, वो मतलब रकम भी हो सकती है, और ऐसा कोई कैश भी हो सकता है, कैश इक्विवेलेंट्स टू प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट्स, या फिर ऐसा कैश जो कि बराबर है किसी जायदाद के। ठीक है, या फिर जो कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका ताल्लुक इंटेलेक्चुअली अदब के साथ, जैसे कुछ पेटेंट्स वगैरह हो सकते हैं हुकूमत के। पेटेंट्स बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कोई भी साइंटिस्ट है, मैं साइंटिस्ट के एग्जांपल दे देता हूँ, वो कोई रिसर्च करता है, कोई इन्वेंशन बनाता है और उसको पेटेंट करवा लेता है, यानी कि उसके अलावा उस इन्वेंशन को कोई बेच नहीं सकता बनाकर, सिर्फ वही आदमी बेच सकता है। ठीक है, कोई पीएचडी की डिग्री लेता है
ठीक है, कोई भी बंदा पीएचडी की डिग्री लेता है और उसके बाद लेट्स से उसके पास ये राइट आ जाता है कि अगर उसने कोई डिस्कवरी की है, उसने कोई वैक्सीन बनाई है, तो वो उसको पेटेंट करना चाहे, वो कहे कि पेटेंट का क्या मतलब होगा कि उसी बंदे के पास अब सिर्फ हक होगा कि वो चाहे तो उसे बेचे, वरना कोई और जो बाहर का कोई बंदा है वो नहीं बेच सकता वो उसकी ये बनाई गई वैक्सीन। ठीक है, वो सिर्फ वही बंदा बेच सकता है। तो एक सनद मिल जाएगी उस बंदे को, बेसिकली उसको राइट्स रिजर्व्ड हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है ना, तो बेसिकली उसको हकूक मिल जाएंगे कि वही बंदा जो उसने चीज़ बनाई थी वो खुद ही उसको बेच सकता है। ठीक है ना, सही है। तो कोई भी नई इनोवेटिव चीज़ अगर की गई है तो उसके हवाले से भी जो भी बंदे को सनद मिलती है, जो भी बंदे ने उसको पेटेंट करा लिया है, तो वो सिर्फ वही बंदा उसको फिर आगे बेच सकता है, दूसरा कोई बंदा उसको आगे सेल नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है वो एक प्रोडक्ट बनाती है, लेट से उसका नाम रख लेते हैं हम एबीसी चॉकलेट, नाम रख लेते हैं। अब एबीसी चॉकलेट वाला जो है अगर वो इसको रजिस्टर करा लेता है इस प्रोडक्ट को, तो वही बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमत को कोई ना कोई वो फीस वगैरह देगा। ठीक है, इसका भी कोई प्रोसीजर होगा। तो अब वो एबीसी चॉकलेट रजिस्टर हो गई है, तो कोई भी दूसरी कंपनी एबीसी चॉकलेट के नाम से कोई चॉकलेट बनाकर नहीं बेच सकती। वो अब उस बंदे का हक है जिसने उसको रजिस्टर करा लिया चॉकलेट को। अच्छा, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आई है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्योंकि बातें आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, बात से बात निकल रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसकी क्या डेफिनेशन है। सो an annual financial statement contains a list of the company's assets and liabilities। कंपनी की जगह अगर आप यहाँ वर्ड को रिप्लेस कर दें विद गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट के असासे हैं या उसकी जो जिम्मेदारियाँ वगैरह हैं, ये हमें उसके बारे में एक लिस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो दैट सेक्शन इज़ कॉल्ड द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट इसका नाम होता है। तो जो बैलेंस शीट है ये इस सेक्शन को कहते हैं। अब जो असासे हैं वो क्या हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो सकते हैं, वो पैसे भी हो सकते हैं, वो सिंपल कैश भी हो सकता है, हुकूमत के पास रकम भी हो सकती है, और ऐसा कोई कैश भी हो सकता है, कैश इक्विवेलेंट्स टू प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट्स, या फिर ऐसा कैश जो कि बराबर है किसी जायदाद के। ठीक है, या फिर जो कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका ताल्लुक इंटेलेक्चुअली अदब के साथ, जैसे कुछ पेटेंट्स वगैरह हो सकते हैं हुकूमत के। पेटेंट्स बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कोई भी साइंटिस्ट है, मैं साइंटिस्ट के एग्जांपल दे देता हूँ, वो कोई रिसर्च करता है, कोई इन्वेंशन बनाता है और उसको पेटेंट करवा लेते हैं, यानी कि उसके अलावा उस इन्वेंशन को कोई बेच नहीं सकता बनाकर, सिर्फ वही आदमी बेच सकता है। ठीक है, कोई पीएचडी की डिग्री लेता है, ठीक है, कोई भी बंदा पीएचडी की डिग्री लेता है और उसके बाद लेट्स से उसके पास ये राइट आ जाता है कि अगर उसने कोई डिस्कवरी की है, उसने कोई वैक्सीन बनाई है, तो वो उसको पेटेंट करना चाहे, वो कहे कि पेटेंट का क्या मतलब होगा कि उसी बंदे के पास अब सिर्फ हक होगा कि वो चाहे तो उसे बेचे, वरना कोई और जो बाहर का कोई बंदा है वो नहीं बेच सकता वो उसकी ये बनाई गई वैक्सीन। ठीक है, वो सिर्फ वही बंदा बेच सकता है। तो एक सनद मिल जाएगी उस बंदे को, बेसिकली उसको राइट्स रिजर्व्ड हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है ना, तो बेसिकली उसको हकूक मिल जाएंगे कि वही बंदा जो उसने चीज़ बनाई थी वो खुद ही उसको बेच सकता है। ठीक है ना, सही है। तो कोई भी नई इनोवेटिव चीज़ अगर की गई है तो उसके हवाले से भी जो भी बंदे को सनद मिलती है, जो भी बंदे ने उसको पेटेंट करा लिया है, तो वो सिर्फ वही बंदा उसको फिर आगे बेच सकता है, दूसरा कोई बंदा उसको आगे सेल नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है वो एक प्रोडक्ट बनाती है, लेट से उसका नाम रख लेते हैं हम एबीसी चॉकलेट, नाम रख लेते हैं। अब एबीसी चॉकलेट वाला जो है अगर वो इसको रजिस्टर करा लेता है इस प्रोडक्ट को, तो वही बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमत को कोई ना कोई वो फीस वगैरह देगा। ठीक है, इसका भी कोई प्रोसीजर होगा। तो अब वो एबीसी चॉकलेट रजिस्टर हो गई है, तो कोई भी दूसरी कंपनी एबीसी चॉकलेट के नाम से कोई चॉकलेट बनाकर नहीं बेच सकती। वो अब उस बंदे का हक है जिसने उसको रजिस्टर करा लिया चॉकलेट को। तो प्रोसीजर देखेंगे जिसके तहत पाकिस्तान का वफाकी बजट तैयार किया जाता है। अब ये सारा जो प्रिपरेशन के स्टेप्स हैं ये बताने के लिए मैंने जो रेफरेंस लिया है वो एक न्यूज़ चैनल से लिया है। ठीक है, न्यूज़ चैनल की वीडियोस में से मैंने बहुत मेहनत करके उसमें से पिक्चर्स लेकर उनको फिर एडिट करके, तो वो सारे स्टेप्स जो हैं वो बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो जब हम उनको देखेंगे तो फिर हमें आसानी से समझ भी आ जाएगी जो हमारा मरकज़ी मुद्दा है कि पाकिस्तान का बजट कैसे तैयार किया जाता है। तो जब मैं उनको डिस्कस करूँगा तो वो बहुत अहम हिस्सा है वीडियो का, तो उसको लाजमी गौर से सुने
और अब ये सारी मेहनत मैं अकेले कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास आ गई थी, इकट्ठी कर ली थी, लेकिन जो वीडियो बनाना है वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है, इसलिए क्योंकि इसको फिर एडिट भी मुझे करना पड़ेगा और इसके अलावा मुझे फिर इसको इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को भी ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे मुश्किल काम इस वक्त इस वीडियो को बनाना है। तो अब जो रेफरेंसेस मैंने उस न्यूज़ चैनल से लिए थे वो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। उसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ मैंने यूज़ किए हुए हैं, तो जब मैं आपको वो दिखाऊँ तो गौर से देखें, ताकि जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो आपको समझ आ जाए, वो कन्वे हो जाए। बजट की तैयारी का आगाज़ वजारत ख़जाना कारोबारी अंजुमनों, ट्रेड यूनियंस, सिविल सोसाइटी और सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से करती है। अब ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, समझ आ गई है सबको। आगे जब हम इंग्लिश के अंदर इसको डिस्कस करेंगे उसमें कुछ नई चीज़ें भी आएंगी, वो भी साथ साथ देखते हैं। अब सेकंड स्टेप, तमाम वजारतें अपनी अपनी बजट तजावीज़ वजारत ख़जाना को भेजती हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारे पास वजारत ख़जाना थी वो बेसिकली एक सर्कुलर जारी कर देती है। सर्कुलर यानी कि मरासला, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हुकूमत के डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सर्कुलेट होता है और उससे बता देती है कि बजट हम बनाना चाहते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपनी जितनी भी उनकी ज़रूरियात हैं, जो उनका अपना भी एक बजट है, ठीक है, अपना जो भी उनका एक इंडिविजुअल, हर डिपार्टमेंट को अपना एक पैसे चाहिए तो उनका भी एक बजट है, तो वो सारे बजट भेज देते हैं और फिर वो आ जाता है बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास और फिर एक बजट मुसव्वदा या फिर मनी बिल को तैयार किया जाता है। तो थर्ड स्टेप क्या है, वजारत ख़जाना इन तजावीज़ को जमा करके बजट मुसव्वदा बनाती है। जैसा मैंने कहा, क्या बनाया जाता है, बजट मुसव्वदा। तो जितनी भी सारी रिकमेंडेशंस या मोर अगर हम करेक्टली वर्ड इस्तेमाल करें तो जितने भी जो प्रपोजल्स भेजे हैं हर डिपार्टमेंट ने, जो जिन भी डिपार्टमेंट्स को ये मरासला जारी किया गया था, तो जब उनकी तरफ से सारे बजट्स अपनी अपने उन्होंने भेज दिए, अपने अपनी जितने भी उनके बजट हैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, तो वजारत ख़जाना फिर इन सारों को कंसोलिडेट करेगी, उन सारों को जमा करेगी और उससे फिर एक बजट मुसव्वदा तैयार करेगी, जिस अब उसको वो भेजेगी, काबीना को भेज देगी। काबीना क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक समझ लें कि अपने लोगों के ऊपर कुछ मुश्तमिल होती है, ठीक है। वो मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उसके वो इलेक्टेड मेंबर्स भी हो सकते हैं और बाद सूरतों के अंदर बाद वो काबिल लोग भी हो सकते हैं। हो सकता है वो इलेक्ट होकर नेशनल असम्बली में ना आए हों, लेकिन उनकी काबिलियत की वजह से वज़ीर आज़म समझता हो कि इन लोगों को शामिल करना चाहिए, वो बेसिकली उसके मशीर की तरह काम करेंगे। जो काबीना होगी उसके अंदर बहुत से अहम मामलात को वज़ीर आज़म अपने जो अहम लोग हैं उनके साथ डिस्कस करेगा, ठीक है, उनसे मशवरे वगैरह लेगा। तो ये बेसिकली काबीना, आसान लफ्ज़ों के अंदर ये काबीना होती है, ठीक है। अब चौथे नंबर के ऊपर क्या होगा, जो वफाकी काबीना या वफाकी कैबिनेट होगी, वफाकी काबीना बजट के मुसव्वदे में तब्दीलियां या तरामीम कर सकती है, तो ये उसके पास इख्तियार है। अब आगे चलते हैं 5 जो स्टेप है उसकी तरफ। अच्छा, हो सकता है आम अगर हम देखें तो ये स्टेप्स कोई फिक्स स्टेप्स हों, मैंने इसको समझाने के लिए अपनी तरफ से स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया, तो कोई ये ना समझे कि हो सकता है एक्चुअल के अंदर इसके कोई प्रॉपर कोई स्टेप्स ही हों, ठीक है। तो यहाँ जो स्टेप्स मैं 2-3 करके बता रहा हूँ, हो सकता है वो एक स्टेप के अंदर उन्होंने शामिल किया हो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट हमने समझने के लिए कर रहे हैं। तो 5वें नंबर के ऊपर क्या हो रहा है, मंजूरी के बाद बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाता है। अब इसको प्रेजेंट कर देंगे नेशनल असम्बली के अंदर। नेशनल असम्बली का जो ऐवान है वो 336 मेम्बरान के ऊपर मुश्तमिल होगा, जो कि इलेक्ट होकर आए हैं। इसके अंदर कुछ दूसरी सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स वगैरह भी हैं, ठीक है। सो कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले बजट मुसव्वदे को मनी बिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो छठे नंबर के ऊपर क्या है, वफाकी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत की 336 के ऐवान में 169 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार होती है। अब जब मैंने जहाँ से रेफरेंस लिया था तब 342 में से बेसिकली उन्होंने 172 लिखा हुआ था। वो उस वक्त के लिहाज से था जबकि कौमी असम्बली की कुल सीटों की तादाद 342 थी, 342 थी, मगर अब क्योंकि इसकी जो बेसिकली तादाद है कौमी असम्बली की सीटों की वो अब 336 है, तो इसकी वजह से उसी लिहाज से भी जो सादा अक्सरियत है वो अब इस फिगर के लिहाज से बनती है 369। तो ये मैंने करेक्ट कर दी थी अभी जो भी मौजूदा सिनेरियो उसके लिहाज से,
ठीक है, तो वफाकी बजट को हम ऐसे मंजूर नहीं कर सकते। इसके लिए क्या चाहिए होगी, सादा अक्सरियत चाहिए होगी। सादा अक्सरियत क्या होती है, लेट से हमारे पास 100 बंदे हैं, 100 बंदों को आप आधा कर दें, 50-50 आदमी, ठीक है। तो अब ये दोनों 50-50 बराबर हैं, तो अब मिसाल के तौर पर एक तरफ हो जाए 51 और एक तरफ 49 हो जाए, तो अब अक्सरियत किसके पास है, 51 ज़्यादा वैल्यू है ना 49 से, तो बेसिकली 51 वाले अक्सरियत है। अब वो 52 हो जाए, दूसरी तरफ 48 हो जाए, फिर भी 51 वाले अक्सरियत ही हैं, ठीक है। तो जब एक बराबर तादाद है, उसमें से मैंने आसानी के लिए इसको बराबर में तकसीम कर दिया, ठीक है। वरना आसान लफ्ज़ों के अंदर सादा अक्सरियत होती है कि जो कुल जो हमारे पास तादाद है उसका जो आधा है ना उससे ज़्यादा होना चाहिए, आधे से ज़्यादा, कुल तादाद के आधे से ज़्यादा, ये सादा अक्सरियत होती है। और इसी सादा अक्सरियत के लिहाज से हुकूमत बनती है। जिस बंदे के पास भी सादा अक्सरियत आ जाएगी, जिस बंदे का मेरा मतलब है जिस पार्टी के पास कह लें, या अगर जो बेसिकली जो भी कोई कोलियन पार्टीज़ हैं, ठीक है, जो पार्टी आपस में इत्तेहाद बना रही हैं, अगर वो कुल मिलकर, वो सारी मिलकर ये जो बेसिकली एक मेजॉरिटी मार्क है, जो कि सिंपल मेजॉरिटी है, जो कि बेसिकली अब 169 है, अगर ये पूरा कर लेती हैं तो फिर ये फेडरल जो असम्बली है उसके अंदर ये हुकूमत बना सकती हैं। अब इसी स्टेप के अंदर आगे क्या हो रहा है, बजट की मंजूरी में अपोजिशन का किरदार अहम होता है, जो अपनी सिफारिशात बजट में शामिल करवा सकती है। तो ये उनको एक अच्छी चीज़ दी गई है कि वो अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको भी शामिल करवा सकती है। अब आगे अमल होना है नहीं होना, वो ज़ाहिर बात है, जो जिनके पास सिंपल मेजॉरिटी है, जो हुकूमत है, वो उसके ऊपर है कि वो उनको कंसीडर करे या ना करे। वो तो अब सिंपल सी बात है, समझ आ रही है, ठीक है। और अपोजिशन क्या है, हिज़्ब इख्तलाफ है, जो लोग असम्बली के अंदर हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उसके अलावा जो अरकान है जो बच गए हैं, ठीक है ना। अब ज़रूरी तो नहीं है ना हर दफ़ा 336 पे 336 लोग इलेक्ट होकर हुकूमत फुल बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब ये 224 भी बन सकती है, हो सकता है 2/3 की हुकूमत बन जाए, हो सकता है 336 में से 250 अरकान की हुकूमत बन जाए, लेकिन कोई ना कोई बच ही जाते हैं। ये बहुत ही रेयर केस है कि 336 में से 336 की जो है वो हुकूमत बना दे, तो ये बहुत मुश्किल है ऐसा होना। तो उसके बाद 7th स्टेप है कि बजट की एक नकल सेनेट को भी भेजी जाती है। सेनेट जिसको अपर हाउस कहा जाता है, उसको भी ये भेजी जाती है। सेनेट बेसिकली क्या है, इसके अंदर तमाम सूबों को जो है वो यकसां रिप्रेजेंटेशन दी गई है। 8वें नंबर के ऊपर क्या हो रहा है कि सेनेट बजट पर अपनी सिफारिशात 14 दिनों के अंदर कौमी असम्बली को भेजती है, ठीक हो गया। और उसके बाद अब बताया इस बारे में ही गया, इसी पॉइंट के अंदर ही हम इसको डिस्कस करेंगे। ताहम हुकूमत सेनेट की भेजी गई तजावीज़ पर अमल दरामद की पाबंद नहीं होती, ठीक हो गया। तो ये भी हमें पता लग गया कि हुकूमत के ऊपर लाजिम नहीं है कि वो सेनेट की भेजी गई जो रिकमेंडेशंस हैं उनके ऊपर अमल करे। नंबर 9 क्या है कि कौमी असम्बली से बिल की मंजूरी के बाद उसे सदर के सामने पेश किया जाता है। तो बेसिकली जो हेड ऑफ़ द स्टेट है हमारे इस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर, जो सदर मुमलिकत होता है, उसको बाद में ये भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है, वो ये है कि सदर को 10 दिन के अंदर बजट की मंजूरी देनी होती है। अब सदर के लिए भी एक टाइम लिमिट है कि उसे 10 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर जो भी साइन वगैरह है वो करने पड़ेंगे, इसको मंजूर करना पड़ेगा। फिर 11th पॉइंट क्या है कि सदर से बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद ये आइंदा माली साल का बजट बन जाता है। अब ये काम हो गया, सदर के भी साइन हो गए हैं, ठीक है, तो ये इसकी एक ऑथेंटिकेशन हो गई है। और उसके बाद 12वें नंबर के ऊपर क्या है कि बजट मंजूरी के बाद 1 जुलाई से नाफिज हो जाता है, तो इसको 12 जुलाई से नाफिज कर दिया जाता है। जब नेशनल असम्बली से बजट मंजूर हो गया, फिर सेनेट में इसको भेज दिया जाता है, और वहाँ एज़ अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेनेट अपनी तजवीज़ें देती है, और आगे जो बेसिकली नेशनल असम्बली की मर्ज़ी होती है कि ख़्वाह वो उन तजवीज़ों को इनकॉर्पोरेट करे, शामिल करे या ना करे, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर जिस तरह मैंने कहा कि साइन होते हैं सदर के भी, ठीक है, वज़ीर आज़म के साइन होते हैं, उसके ऊपर सदर के साइन होते हैं फिर उसके बाद। और ये बेसिकली स्टेप है जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन की जाती है, और जो बेसिकली वज़ीर आज़म है वो बजट को साइन कर देता है, सदर से भी करवा लिया जाता है। और जब इसका अप्रूवल हो गई है अब नेशनल असम्बली से और ऑथेंटिकेशन भी हो गई है, तो उसके बाद क्या होता है, जो फाइनेंस एक्ट है, अब इसको फाइनेंस एक्ट हम कहेंगे, ये फाइनेंस का जो एक्ट है ये वो कहलाएगा। सो द फाइनेंस एक्ट इज़ अपलोडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन फेज इन द सर्वर ऑफ AGPR। अब सुने ज़रा गौर से बात, जब ये
बजट तैयार हो गया, तैयार होने का मतलब ये पास हो चुका है कौमी असम्बली से, इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म के भी दस्तखत हो गए हैं, सदर के भी हो गए हैं। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि जो फाइनेंस एक्ट है इसको फिर अपलोड किया जाता है। अब ये डिजिटल चीज़ है, ठीक है? इसका मतलब है यहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल है, कंप्यूटराइज़ सिस्टम का। सो फाइनेंस एक्ट इज़ अपलोडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़। अब इसके ऊपर जो अमल दरामद कराना है, जो एग्जीक्यूट इसको कराना है, उसके फ़ेज़ के लिए, उसके मरहले से इसको गुजारने के लिए इसको अपलोड कर दिया जाता है सर्वर के ऊपर AGPR के, ठीक है? अब मेरे ख्याल से मुझे बता देना चाहिए कि जो AGPR है, ठीक है, उसका क्या बुनियादी तौर पर स्टैंड्स फॉर है। सो द अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यूज़, इसको AGPR कहा जाता है। तो ये AGPR का जो डिपार्टमेंट है विच डील्स विद द पे एंड अलाउंसेस, पेंशन केसेस एंड जनरल प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज़ वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो ये इसके कुछ जनरल फंक्शंस वगैरह हैं जो AGPR है। सो AGPR जो है उसके क्या फंक्शंस हैं वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब AGPR के सर्वर के ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के लिए फाइनेंस एक्ट को अपलोड कर दिया गया है। अब उसके बाद क्या होता है, बजट हेड्स फॉर द रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स आर अप्रोप्रिएटेड। जो भी बजट हेड्स हैं फॉर द रिस्पेक्टिव बेसिकली मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, मिनिस्ट्रीज़ का वर्ड इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है, मिनिस्ट्रीज़ के लिए वो फिर इसके अंदर अप्रोप्रिएट कर दी जाती हैं, उसके लिए कह लेंगे तय कर दी जाती हैं। सो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ AGPR, अब सूबों के अंदर भी इनका क्या काम है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ AGPR इन द प्रोविंसेस आर कॉल्ड ऑडिटर जनरल्स, ठीक है। अब सूबों के अंदर भी जो वजारतें वगैरह हैं उनके लिए भी जो इन्होंने काम करना है, अगर सूबों के अंदर इनका रोल आ जाए AGPRs का, ठीक है, जो क्योंकि सूबों के अंदर भी बजट बनाए, हर सूबा अपना बजट बनाता है, ठीक है, पंजाब अपना बनाता है, KPK अपना बनाता है, सिंध अपना बजट बनाता है, बलोचिस्तान अपना बजट बनाता है, उनकी जो रिस्पेक्टिव असेंबलीज़ हैं, सूबाई असम्बलियाँ, वो अपनी बजट बनाती हैं। तो उनके अंदर जो ये डिपार्टमेंट आता है उसका नाम जो है वो क्या होता है, वो ऑडिटर जनरल होता है, ठीक है। जो भी उनके ऑफिसर्स होते हैं उनको ऑडिटर जनरल्स कहा जाता है सूबों के अंदर। अब क्या हो रहा है कि इसके बाद स्पेशल इनिशिएटिव मिनिस्ट्रीज़ एंड दीगर जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो मिलकर बजट का जो इब्तदाई मुसव्वदा है उसको तैयार करती हैं, ठीक है। और इन द 5th स्टेज AGPR डू प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। अब क्या होता है, 5th स्टेज के अंदर AGPR का एक आ जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद AGPR का एक और रोल आ जाता है कि वो क्या करता है, वो मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग करता है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग क्या है, दैट द स्पेंडिंग शुड बी डन इन द सेम प्लेस वेयर इट वाज डिसाइडेड इन द बजट। यानी कि जो बेसिकली बजट के अंदर मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ ने या डिपार्टमेंट्स ने कहा था कि हमने इधर इधर अपने पैसे हमने खर्च करने हैं, ठीक है, इसके लिए हम आपसे ये फ़ंड्स मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं खर्च कर रहे तो फिर ये यार बताएगा और इस बात का बेसिकली इस बात के ऊपर नज़र रखेगा कि क्या वाकई ये वो सही जगहों के ऊपर जो फंड्स हैं जिन जगहों के लिए एलोकेटेड थे, जिन स्पेसिफिक एरियाज़, स्पेसिफिक स्फीयर्स के लिए या फील्ड्स के लिए एलोकेटेड थे, वहाँ क्या ये खर्च कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो फिर AGPR जो है इसके ऊपर जो भी इसको आगे रिपोर्ट करना है वो इसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। जैसे अगर एजुकेशन की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर पैसे नहीं खर्च कर रही, एजुकेशन के लिए उसने कोई फ़ंड मांगा था, स्पेशल फ़ंड मांगा था, ठीक है, अगर वो वहाँ वो खर्च नहीं कर रही और वो पैसे कहीं और जा रहे हैं तो AGPR भाई उसको पहले तो देखेगा ना, मॉनिटर करेगा, इसके ऊपर नज़र रखेगा, फिर उसके बाद उसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारा रोल AGPR के पास आएगा। है क्या ये, बेसिकली टू मॉनिटर दैट द इम्प्लीमेंटेशन इज़ अलाइंड विद द एक्चुअल एलोकेशन, कि इसकी ऊपर जो अमल दरामद है वो बिल्कुल वो हम आहंग हो उसके जो असल जो जगह थी जिधर उसके जिसके लिए उसको एलोकेट किया गया था, ठीक है ना। जैसे हुकूमत ने मिसाल के तौर पर 1 अरब, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1 अरब रुपया हुकूमत ने कहा था आपने तालीम पे लगाना है, मिसाल दे रहा हूँ, 1 अरब रुपया हुकूमत ने कहा आपने तालीम के ऊपर लगाना है। इस बजट के अंदर बेसिकली का जैसे मिसाल के तौर पर बजट के अंदर जो 1 अरब लेट से बजट के अंदर 1 अरब रुपया मिसाल के तौर पर तालीम के लिए मुख्तस है, और जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री है जब उसको वो पैसे मिले हैं वो पैसे गायब हो रहे हैं, वो उधर लगा ही नहीं रही, वो पैसे कहीं और जा रहे हैं, तो AGPR जो है इसको फिर मॉनिटर और रिपोर्ट करेगा फॉर एनी री अप्रोप्रिएशन। अब दोबारा चीज़ों को अगर वो चाहते हैं दोबारा से तय किया जाए, दोबारा से किसी और तरीके से दोबारा से चीज़ों को तय किया जाए, ठीक है, जो एलोकेशन हुई थी बजट्स की वो चाहते हैं, कोई डिपार्टमेंट चाहता है कि नहीं इसको दोबारा किया जाए,
बेसिकली इसको दोबारा इसको रीअप्रोप्रिएट किया जाए, इसको दोबारा तय किया जाए, इसको दोबारा वाज़ेह किया जाए, या फिर इसको बदला जाए किसी और तरह से, किसी और वे से इसको दोबारा से शुरू किया जाए। मतलब यहाँ एक एरिया के अंदर उन्होंने कहा था किसी डिपार्टमेंट, हम यहाँ पैसे लगाना चाहते हैं, लेकिन फिर वो अचानक से बजट बनने के, अब देखें बजट बनने के इतने एंड के ऊपर जाके वो कह रहे हैं कि नहीं, हम चाहते हैं अब इसको हमने कहीं और लगाना है, हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहते हैं इस एरिया से, हम इस एरिया के ऊपर ये पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो फिर उसके लिए उनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी AGPR को, ठीक है ना, और ताकि AGPR इसको फिर अप्रूव करे, इसकी रीअप्रोप्रिएशन को। देखते हैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर कुछ स्लाइड्स को मैं अब आपको शो करूँगा, आपको उम्मीद है ये नज़र आ रही होंगी। ये है पाकिस्तान का वफाकी बजट, पाकिस्तान फेडरल बजट 2024 टू 2025, यानी इस साल का बजट। ठीक है, ये बजट प्रेजेंट किया गया था और बेसिकली इसको प्रेजेंट किया है मोहम्मद औरंगज़ेब ने, जो कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़जाना हैं। इसका जो टोटल बजट था ये था 18.9 ट्रिलियन का, ठीक है, ये टोटल इसकी वर्थ है, वैल्यू है। अब इसके अंदर से ₹13 ट्रिलियन टैक्स रेवेन्यू टारगेट फॉर FBR। सो FBR जो डिपार्टमेंट है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए जो टारगेट था वो ये था कि आपने बेसिकली टैक्स का जो रेवेन्यू है, टैक्स से हासिल होने वाला जो रेवेन्यू है, वो आपने कलेक्ट करना है 13 ट्रिलियन का, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, टैक्स वगैरह लगा के, ऑब्वियस सी बात है। इसके अंदर टैक्स बढ़ते भी, अमूमन जब बजट आता है ना तो बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगाए जाते हैं। पाकिस्तान के केस के अंदर ये है कि क्योंकि इन्फ्लेशन के भी कुछ और दीगर मसाइल हैं, जिसकी वजह से फिर जो टैक्स वगैरह है वो ज़्यादा लगाया जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी हो जाती, बढ़ जाती, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर जाती है, तो चीज़ों के ऊपर टैक्स लग जाता है। सो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, जो टैक्स से हमने हासिल नहीं करना, उसके अलावा रिसोर्स से हासिल करना है, वो है 3.5 ट्रिलियन रुपीज़, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं जो टोटल एक्सपेंडिचर है, अब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी 18.9 ट्रिलियन है और डेप्थ सर्विसिंग एट 9.8 ट्रिलियन, और इसमें से जितना हमने कर्जा देना है वो पता है कितना है, वो है 9.8 ट्रिलियन। क्योंकि सारी बात है, कर्जे ज़्यादा हैं तो फिर हमने कर्जे भी तो अदा करने हैं ना, क्योंकि इससे ऑब्वियस सी बात है, ये रूल्स हैं बाज़ वर्ल्ड मार्केट के, अगर हमने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको दुनिया के अंदर बढ़ाना है, तो जो डेप्स वगैरह लिए हैं हमें उसको वक्त के ऊपर अदा भी करना पड़ेगा, शराइत वगैरह भी पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसके अंदर आगे क्या है कि एनर्जी एंड प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स, जो तवानाई है इसको देखने के लिए भी डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। तो बड़े बड़े जो शोबे होते हैं उसको देखने के लिए मिनिस्ट्रीज़ भी होती हैं, मुमकिन है इसकी भी तवानाई के लिए भी हो, ठीक है। तो बहरहाल वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है कि क्या है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी के लिए भी, जिसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ जाएगी, पावर आ जाएगी, ठीक है, जो कि एनर्जी है। सो एनर्जी के लिए भी जो है वो क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं, क्या इस्तेलाहात लाई गई हैं। एनर्जी एंड प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स, अब प्राइवेटाइजेशन क्या कि हुकूमत की कोई एंटरप्राइज़ है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज जिनको कहते हैं, हुकूमत के असासे हैं। इट कुड बी अ कॉटन, बेसिकली एक कॉटन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, एक बहुत बड़ी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है, एक बहुत बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री हो सकती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ अमूमन होंगी इसके अंदर, ठीक है। हुकूमत ज़ाहिर बात है एक बड़ी, हुकूमत के पास ना एक होती है, कह लो कि हुकूमत के पास जो सारी कंट्री की वेल्थ है वो हुकूमत कंट्रोल कर रही होती है ना, मतलब हुकूमत ने उसको सारी वेल्थ को कंट्रोल करना होता है, और हुकूमत ही ज़ाहिर बात है पूरे मुल्क को चला रही होती है। तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास कोई भी एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर कॉटन इंडस्ट्री भी आ सकती है, ठीक है। अमूमन ये लार्ज स्केल ही होनी चाहिए, क्योंकि जो हुकूमत होती है अमूमन उसके पास ज़ाहिर बात है ना बड़ी बड़ी अमूमन अपनी होती हैं, एंटरप्राइजेज होती हैं। हुकूमत की अपनी एयरलाइन भी हो सकती है, जैसे हमारे पास PIA है जिसको प्राइवेटाइज़ करने के ऊपर आजकल काफ़ी काम चल रहा है, ठीक है ना। PIA जैसे हो गया, और रेलवे हो गई, पाकिस्तान रेलवेज़ हो गई, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये कोई स्टील मिल भी हो सकती है, ठीक है, और इसी तरह कॉटन की इंडस्ट्री हो सकती है, और इसी तरह कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, और कोई भी असासे हो सकते हैं। कोई बिजली बनाने का प्रोजेक्ट है हुकूमत के पास, कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो वो हुकूमत अगर सेल करेगी किसी प्राइवेट कंपनी को, तो हुकूमत को ज़ाहिर बात है उससे पैसे भी हासिल होंगे, फिर बर्डन भी हुकूमत के ऊपर कम होगा, वो प्राइवेट कंपनी उसको चलाएगी, ज़ाहिर बात है उसने जो भी उस मुल्क के लोग हैं, वो जो कंपनी है उसको अपनी सर्विस सेल करके पैसे कमाएगी, ठीक है। बिजली अगर बनानी है तो उनको बिजली प्रोवाइड करके वो पैसे कमाएगी, ठीक है ना। और
अब वो हुकूमत के ऊपर है, हुकूमत उसको कितने % प्राइवेटाइज़ करेगी। हो सकता है हुकूमत उसे पूरी तरह प्राइवेटाइज़ ना करे, कुछ उसका हिस्सा जो है उसके ऊपर हुकूमत का कंट्रोल हो, कुछ के ऊपर ना हो, ठीक है। ये हुकूमत के ऊपर है, हुकूमत उसको कितने % प्राइवेटाइज़ करती है। उसके बाद ज़ीरो रेटिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं फॉर सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग। अब हुकूमत इसके अंदर ये दिखाना चाहती है कि हम चाहते हैं कि जो सोलर पैनल्स हैं, जो कि हमें पता है कि काफ़ी एक कॉस्ट बेसिकली कॉस्ट के लिहाज से काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है, जिसके अंदर बहुत ही सस्ते पैसों के अंदर हम बिजली तैयार कर सकते हैं, ठीक है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग भी कर रहे हैं इसके ऊपर, मैं भी अपनी कुछ वीडियोज़ के अंदर बात कर चुका हूँ, कभी बाद में डिटेल के अंदर भी बात करेंगे। तो सोलर पैनल जो हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़ाहिर बात है रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये मुख्तलिफ हम एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे सेमीकंडक्टर से बन रहा है। अब हुकूमत अगर वो सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है लेट्स से, या और भी जो भी मटेरियल्स हैं, अगर हुकूमत उनको कह रही है कि हम उनको सस्ता भी नहीं बल्कि ज़ीरो रेटिंग उसके लिए कर देंगे, ठीक है ना। सो उसके लिए क्या है कि हम कि वो प्रोवाइड किए जाएँ बहुत आसानी से लोगों को, ठीक है ना, जो कि बेसिकली सोलर पैनल्स के रॉ मटेरियल हैं। रॉ मटेरियल के ऊपर अभी हम बात करते हैं, वो क्या होता है, उससे क्या हो रहा है, उससे बेसिकली उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हुकूमत कम कर रही है। ज़ीरो रेटिंग से हुकूमत जो रॉ मटेरियल है सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको हुकूमत ठीक है। तो ये है, और उसके बाद एम्फसाइजेज ऑन प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हुकूमत ज़ोर दे रही है। स्टेट टू फोकस ऑन एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। हाँ, एक और बात हुकूमत साथ कर रही है कि जो अहम आवाम के लिए जो सहूलियात हैं, सर्विसेज हैं, जिसके अंदर हेल्थ है, सेहत है, जिसके अंदर हस्पताल आ जाएंगे, और भी मुख्तलिफ हस्पताल मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए आ जाएंगे, हार्ट के डिजीज़ के लिए कार्डियोलॉजी का अस्पताल आ गया, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। और जो एजुकेशन है, तालीम का शोबा है, हुकूमत कह रही है कि ये जो है ना स्कूल्स वगैरह जो हमारे पास हैं, इनको हम अपने पास ही रखेंगे। ये जो अस्पताल हमारे पास हैं, जो हमारा, ये हम इसको अपने पास रखेंगे। ये अहम चीज़ें हैं, इसके अंदर लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है सेहत के अंदर, और तालीम भी लोगों की ज़िंदगियों के रुख का तयन करती है। तो इसको हम अपने पास ही रखेंगे, इसको हम नहीं कर रहे प्राइवेटाइज़। तो ये भी हुकूमत वाज़े कर रही है इस बजट के अंदर। फिर डिफेंस बजट है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी जो बॉर्डर्स हैं उस दो बड़े मुल्कों के साथ हैं, अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ। और जो रिलेशंस हैं फ़िलहाल इतने ठीक नहीं है, ठीक है ना। ज़ाहिर ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी जंग है, लेकिन आप जानते हैं कि तनाज़ात हैं अभी फ़िलहाल, कश्मीर का मसला है, फिर अफ़गानिस्तान के साथ भी कुछ मसाइल हैं, तो जिनकी वजह से पाकिस्तान को, और इब्तदाई सालों के अंदर भी पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत ज़्यादा डेवलप होने की ज़रूरत थी। इस वजह से आज हमारा डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो दिफाई मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ अफ़गानिस्तान है और दूसरी तरफ इंडिया है। फिर टेररिज्म के बहुत से ख़तरात होते हैं कि बॉर्डर से कोई आ ना जाए, कोई टेररिज्म ना कर दे, तो उसके लिए एक मजबूत हमारे पास आर्मी होना ज़रूरी है। तो इसके लिए फिर हम डिफेंस का बजट हमने रखा है 2.12 ट्रिलियन, ठीक है, ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए। उसके अंदर कुछ ऐसा बजट भी होता है जो मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी होता है, लेकिन क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजंस होती हैं, इसकी वजह से वो नहीं बताया जाता। तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट है, हिडन अंडर अ क्लासिफाइड बजट लाइन। ये किसी और चैनल के ज़रिए उन डिपार्टमेंट्स को, यानी कि जो मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं आर्मी के, वो उनको और चैनल्स के ज़रिए जो वाज़े नहीं होंगे आम लोगों के सामने, उनके ज़रिए पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर देखा है, हमने जो बजट है इसको मुकम्मल तौर पे देखा। फिर हमने टैक्स पॉलिसी देख लेते हैं थोड़ी सी, कुछ पॉइंट्स हैं। अब सारों में से मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, मैंने सारे पॉइंट्स नहीं बताए, इतनी मैं डिटेल नहीं बताना चाहता, क्योंकि इससे फिर बहुत ज़्यादा लोग बोर हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ इसको चीज़ों को ना लोगों के जहन तक पहुँचाया जाए। तो टैक्स पॉलिसी क्या है कि गोल टू वाइडन टैक्स बेस, टैक्स की बुनियाद को मजबूत किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी थ्रू डिजिटलाइजेशन, यानी कि इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया जाएगा, कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उनको सेव किया जाएगा। इकोनॉमिक जो स्टेटिस्टिकल चीज़ें हैं, जो स्टैट्स हैं, उन सारों को फिर कंप्यूटर के ऊपर उनको सेव किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, कंप्यूटराइज करने की कोशिश की जाएगी। इसी को डिजिटलाइजेशन का सिंपल मतलब यही है। फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन फॉर हाई अर्नर्स, जो है ना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का क्या मतलब होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि बुनियादी तौर के ऊपर जो तनख्वाह बढ़ती है ना किसी भी शख्स की, तो तनख्वाह बढ़ने के साथ साथ टैक्स भी बढ़ता रहे, तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। उसके बाद एक और पॉइंट है कि मैं बता देता हूँ क्या है,
इंक्रीज टैक्सेस और नॉन फाइलर्स, तो वो लोग जिनके असासे डिक्लेयर नहीं है उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जाएं। तो ये वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो कि मैं पेश करना चाहता था, प्रेजेंट करना चाहता था अबाउट द बजट ऑफ पाकिस्तान, अबाउट द फेडरल बजट ऑफ पाकिस्तान ऑफ द ईयर 2024 टू द ईयर 2025। सो आई होप सो कि आप सबको ये वीडियोस पसंद आई, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं जो मैं साथ साथ बताता चलूँगी। जो सैलरीज़ हैं डिफरेंट ग्रेड्स की, और जो पेंशन्स के अंदर इंक्रीज़ है, जो डिफरेंट ग्रेड्स की सैलरीज़ के अंदर इंक्रीज़ है, वो भी बजट के अंदर बताया जाता है, ठीक है ना। और इसके साथ फिर जिस तरह मैंने कहा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी होती है, ये नहीं है कि टैक्स नहीं बढ़ा, टैक्स भी बढ़ता रहता है। फिर प्रोग्रेसिव टैक्स मैंने जिस तरह कहा वो भी लगाए जाते हैं, ठीक है ना। जो जो सैलरी बढ़ती जाती है साथ साथ टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। फिर इंसेंटिव्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग पर, वो मैंने बताया था, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये तमाम चीज़ें बजट के अंदर ही प्रेजेंट की जाती हैं। सही हो गया। फिर ये हमारी एक पूरी वीडियो थी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं मैंने वो नहीं बताई। इसका मकसद ये था कि जो मेन चीज़ें मैं चाहता था बता दूं, ताकि इससे जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो दिमाग के अंदर एक दफ़ा आ जाए। अब हम बात करते हैं ज़रा रॉ मटेरियल जो था उसके ऊपर हमने बात की थी। वो बेसिकली बेस मटेरियल होता है जिससे कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब इसका जिक्र आ गया था सोलर पैनल वाले केस में, तो मैंने कहा मैं इसको डिस्कस करता चला जाऊँ। कई टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं वो बहुत अहम होती हैं, बाद में काम भी आ सकती हैं। अब जो बेसिकली हमारे पास है ना, जैसे शुगर को बनाने के लिए शुगर केन रॉ मटेरियल है, और शुगर जो है वो उसका प्रोडक्ट है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत से बाई प्रोडक्ट्स भी आते हैं। बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिनकी जो वैल्यू है वो मेन प्रोडक्ट से कम होती है, ठीक है। अब कोल है, उससे भी आगे बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। उसकी कार्बोनाइजेशन की जाती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है, ठीक है। उसमें से फिर कोल गैस बनती है, कोल टार बनता है, ठीक है ना। फिर अमोनिया लिक्वायर बनता है। फिर कोल टार से आगे बेसिकली 215 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से एग्जांपल्स है। कॉटन है, वो भी एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। जब तक रॉ मटेरियल ऑब्टेन नहीं किया जाएगा काम आगे शुरू नहीं होगा। यही प्राइमरी इंडस्ट्री का काम है। सेकेंडरी इंडस्ट्री उसको मैन्युफैक्चर करेगी और टर्शियरी इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ये मैं अपनी एक वीडियो के अंदर डिस्कस भी कर चुका हूँ, तीनों जो इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये किस तरह आपस में चीज़ें लिंक कर रही हैं ये मैं अंदाज़ा हो गया। और ये कितनी बड़ी फील्ड है जिसके अंदर हमने सारी फाइनेंस देखा, हमने स्टैट्स देखे, इकनॉमिक्स देखी सारी, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये एक प्रेजेंटेशन है। जिनको बजट को समझने में मुश्किल हो रही है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपना फीडबैक भी शेयर करें।